हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि है आपका बोर रेडियस। बोर रेडियस आपके एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर से लिया गया है। ये चैप्टर अपने आप में क्या है, इम्पॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के जो भी स्टूडेंट हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो है कि 3 चैप्टर होता है। पहला एटॉमिक स्ट्रक्चर, दूसरा पीरियोडिक टेबल और तीसरा जो है कि केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तीसरा जो है क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग। जिस प्रकार से एक नवजात शिशु को जब वह जन्म होता है तो उसको क्या किया जाता है, उसको हम लोग टीकाकरण उसका करते हैं ना। तो जिस प्रकार से नवजात शिशु का टीकाकरण होता है उसी प्रकार से जो भी नवजात स्टूडेंट होते हैं केमिस्ट्री के फील्ड में, जो भी बच्चे होते हैं उन लोगों को इन तीनों इंजेक्शन का टीका लगाया जाता है। एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल और केमिकल बॉन्डिंग। जिनको ये तीनों चैप्टर क्लियर है उसको केमिस्ट्री में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन इन तीनों में से कहीं भी यदि प्रॉब्लम है तो हमेशा जो है कि प्रॉब्लम बना रहेगा। ठीक, तो इस चैप्टर का यानी कि एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का हमारा पार्ट है कौन सा चीज, बोर रेडियस। इसके बारे में हम लोग को समझना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि बोर थ्योरी क्या है। बोर थ्योरी को हम लोग शॉर्टकट में समझ लेते हैं, इसके बाद हम लोग चलेंगे किस पर, बोर रेडियस पर। बोर थ्योरी में बोर नाम के साइंटिस्ट जो कि क्या है, नोबेल प्राइज विनर है। उनको नोबेल प्राइज मिल चुका है अपने इस थ्योरी के लिए। उन्होंने हाइड्रोजन और फिर हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, यानी कि जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ कितने इलेक्ट्रॉन हो, एक इलेक्ट्रॉन हो, उस एटम के लिए उन्होंने यह थ्योरी दिया था और केवल उन्हीं के लिए यह अप्लाई होता है। इस थ्योरी में उन्होंने पहला पास्टुलेट यानी कि पहला अपना जो रूल दिया था वह रूल है इनका कि जो एटम होता है उसका जो इलेक्ट्रॉन होता है, किसी भी एटम का इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एटम जो है कि एक फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में चक्र लगाता है, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में चक्र लगाता है। और उस सर्कुलर पाथ को हम लोग ऑर्बिट या फिर इसको हम लोग सेल के नाम से जानते हैं। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ को हम लोग या तो ऑर्बिट या फिर सेल के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस के चारों तरफ ये हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा सा हमारी आर्ट बहुत ही अच्छा नहीं है इसलिए हमारा सर्कल एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा है। देखिए ये हमारा, ये एकदम एक्चुअल सर्कुलर होता है, हम सर्कुलर बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये ओहो, अभी भी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक, इस प्रकार से ये सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्र लगाता है। ठीक, इस प्रकार से दूसरा पॉसिबिलिटी ये होता है कि जो ये ऑर्बिट होती है, जो भी ये ऑर्बिट या फिर सेल होती है, इस सेल की जो है कि अपनी अपनी खुद की एक एनर्जी होती है। और इसकी इस एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, इसकी एनर्जी को हम लोग कहते हैं एनर्जी लेवल। ठीक है, इसको हम लोग एनर्जी लेवल कहते हैं। और इस एनर्जी लेवल को क्रमशः हम लोग के एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि क्या है, यह एक इस एनर्जी लेवल का स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इसके बारे में इसको हमको जानकारी मिलती है। या फिर क्वांटम में, क्वांटम मैकेनिक्स में इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग एन से रिप्रेजेंट करते हैं। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ शेल या फिर ऑर्बिट से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट सेल के लिए इसका वैल्यू 1 होता है, सेकंड के लिए 2 होता है, थर्ड के लिए 3, 4, इस प्रकार से बढ़ता चला जाता है। ठीक है, ये इसकी एनर्जी लेवल होती है। इसी पांच मिनट में एक और बात कहे थे कि हम जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाएंगे, हम नहीं, कौन, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा उसकी एनर्जी क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। यानी कि जो सेल न्यूक्लियस के सबसे करीब है, यानी कि देखिए ये वाला सेल जो कि न्यूक्लियस से सबसे करीब है, इसकी एनर्जी कम होगी इन कंपेयर टू दिस, और इन कंपेयर टू दिस, और इन कंपेयर टू दिस, एंड इन कंपेयर टू दिस। इस प्रकार से इसकी एनर्जी लेवल होती है। अगर हम एनर्जी लेवल की बात करें तो सबसे ज़्यादा एनर्जी हो जाएगी इसमें E5 की, जो कि न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूरी पर है। और इसके बाद होता है E4 की, और इसके बाद होता है
E3 की, और इसके बाद होता है E2 की, इसके बाद होता है E1 की। ठीक है, इस प्रकार से इसकी एनर्जी लेवल होती है। इनका जो थर्ड और जो प्यारा पास्टुलेट है, यानी कि थर्ड थ्योरी जो इनका है, वो ये बताते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है और उसके जो चारों तरफ के सेल है, वह सेल आपस में एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करते हैं। ये एनर्जी का एक्सचेंज आपस में नहीं करते हैं। ठीक है, इसको इस अवस्था को कि यह एनर्जी का एक्सचेंज नहीं करते हैं, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो इलेक्ट्रॉन जिस ऑर्बिट में है वह उसी ऑर्बिट में रहेगा, वह उससे न तो अंदर जाएगा न तो बाहर आएगा। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वह उठ करके यहाँ चला जाए और यहाँ का इलेक्ट्रॉन उठ करके यहाँ चला जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। इसके इस स्टेट को, इस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, स्टेशनरी स्टेट, यानी कि अस्थाई अवस्था इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इनका कौन सा है, थर्ड पास्टुलेट है। चौथा पास्टुलेट है कि अगर हम इस न्यूक्लियस के इस एटम के आउटर सेल में अगर हम बाहर से एक इलेक्ट्रॉन देना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा। या फिर अगर हम इस आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन को निकालना चाहें तो हमें एनर्जी को क्या करना पड़ेगा, तो यह क्या करेगा, एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक, या फिर यह अपने आप तो नहीं करते हैं एनर्जी का एक्सचेंज, मतलब कि अपने आप तो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में नहीं जाते हैं, लेकिन अगर हम बाहर से कोई फोर्स लगा दें तो अगर ये इलेक्ट्रॉन आउटर सेल से इनर सेल में जा रहा है, उस केस में यह क्या करेगा, उस केस में यह एनर्जी को निकालेगा। और यदि यह इलेक्ट्रॉन अंदर से बाहर की तरफ आ रहा है तो यह क्या करेगा, इसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ेगी। ये चीज कौन कहा था, ये चीज हमने फोर्थ पास्टुलेट में देखा था, सॉरी थर्ड में देखा था। और फोर्थ पास्टुलेट ये कहता है कि जो हम एनर्जी का आदान प्रदान कर रहे हैं वह E=h², यानी कि जो हमारे प्लैंक सर ने बताया था, प्लैंक सर का मतलब जो हमारे महान वैज्ञानिक प्लैंक ने बताए थे, उन्हीं के इस थ्योरी के आधार पर हम इसको बताते हैं E=h² के बराबर होता है। जहां पर इसको हम लोग दोबारा फिर से लिख सकते हैं E=hc/λ, जहां पर h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट है, जिसका की वैल्यू हमको पता होनी चाहिए। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है। c क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है। ठीक, लाइट का स्पीड है, जिसकी वैल्यू होती है क्या, जिसकी वैल्यू होती है 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और लेमडा क्या है, लेमडा हमारा वेवलेंथ है, जो कि हर एक इलेक्ट्रॉन के लिए, हर एक सेल के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये चीज बताया गया था किसमें, फोर्थ पास्टुलेट में। अब आते हैं फिफ्थ पास्टुलेट में, देखते हैं कि उसमें क्या बताया गया था। तो इसमें हम देखेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा यही फिफ्थ पास्टुलेट ही है, जो कि उन्होंने बताया था कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्र लगा रही है तो इस सर्कुलर ऑर्बिट में चक्र लगाने के कारण से इसके पास एक मोमेंटम होगा। ठीक है, इस ऑर्बिटल में अगर चक्र लगा रही है तो इसके पास क्या होगा, मोमेंटम होगा। क्यों मोमेंटम होगा, क्योंकि इसके पास, इस इलेक्ट्रॉन के पास मास है और इसके पास क्या है, इसके पास वेलोसिटी है। और जब मास और वेलोसिटी है तो इसके साथ साथ चूंकि यह सर्कुलर ऑर्बिट में चक्कर लगा रही है तो इसके पास क्या हो जाएगा, एंगल हमेशा चेंज होगा, इसलिए इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसके पास एंगुलर मोमेंटम होगा। और एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ पर अब चूंकि सर्कुलर ऑर्बिट है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। इसके फार्मूले में एम भी के साथ साथ आर जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम भी आर। यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रही है तो इसके लिए एम भी आर का जो वैल्यू होता है वह NH/2π के बराबर होगा। ये इनका फिफ्थ पास्टुलेट है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। 2π इस सर्कल का वैल्यू हो जाएगा और h जो है कि प्लैंक कांस्टेंट हो जाएगा और n जो है कि नंबर ऑफ सेल के बारे में बताता है कि जिस सेल में इलेक्ट्रॉन चक्र लगा रहा है उसी सेल में जो है कि यह चक्र लगाता रहेगा। ठीक, इस प्रकार से
ठीक है, इसको हम लोग इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं कि mvr=nh/2 पाई। ठीक, इसी पास्टुलेट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, अब इसी पास्टुलेट का यूज करके हम एटम का रेडियस निकालेंगे। ठीक, ये हमारे पास एक सुंदर सा एटम है जिसके लिए हम एक बड़ा सा सर्कुलर ऑर्बिट बनाते हैं। ठीक, ये चलिए अच्छा खासा ऑर्बिट बन गया है। अब हम चलते हैं बोर रेडियस पर चर्चा करने। बोर रेडियस हमारा आज का यह मेन टॉपिक है। ठीक, देखिए ये हमारा न्यूक्लियस है जिसके अंदर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन जो कि न्यूट्रल है, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा इलेक्ट्रॉन पर, लेकिन ये प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव होता है और यह चार्ज है, और इसके जो हमारा एटम का नंबर होगा वही इसका एटॉमिक नंबर होगा। मतलब जितना एटॉमिक नंबर होगा उतने इसमें प्रोटॉन होंगे, और इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन जो है कि रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर ये न्यूक्लियस के पास प्रोटॉन है और इसके पास इलेक्ट्रॉन है, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में क्या होगा, अपोजिट चार्ज है। तो अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ सेम चार्ज ऑलवेज रिपेल ईच अदर एंड अपोजिट चार्ज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो यहाँ पर ये दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। कौन सा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और ये जो अट्रैक्शन फोर्स है इसी के चलते यह क्या हो जाएगा, इसी के चलते यह न्यूक्लियस को छोड़ करके भागेगा नहीं। ठीक है, जो कि इससे पहले जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जो है कि जिनको हम लोग क्या कहते हैं, रदरफोर्ड नाम के जो साइंटिस्ट थे, इसके बारे में उन्होंने बताने में असफल रहे, जिसके बारे में किसने बताया, जिसके बारे में बोर सर ने बताया हमें। ठीक, यह प्लस चार्ज ये माइनस चार्ज है, इसके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। अब हमारे पास एक और कंसेप्ट है कि जब भी कोई पार्टिकल अगर सर्कुलर पाथ में चक्र लगाती है जिसकी की वेलोसिटी क्या होती है, जिसकी वेलोसिटी हमारे पास v होती है, तो इसके पास एक अप केंद्रीय फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, जो कि क्या कहता है, जो कि ये चाहता है कि थोड़ा सा ये ज़्यादा परपेंडिकुलर होगा, ज़्यादा परपेंडिकुलर नहीं रहेगा, थोड़ा सा बस परपेंडिकुलर रहेगा, इस प्रकार से, जो कि ये चाहता है कि यह क्या हो जाए, यह इस सर्कुलर पाथ को छोड़ करके स्ट्रेट लाइन में वापस कहीं बाहर चला जाए। ये चीज चाहता है कौन, अप केंद्रीय फोर्स यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स चाहता है। और दूसरा कंडीशन, यहाँ पर प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, और इस अट्रैक्शन फोर्स के कारण यह इस सर्कुलर पाथ में बना रहता है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इस फोर्स को हम लोग F1 नाम देते हैं, और इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल कहेंगे। इसके फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल यानी कि अभिकेंद्रीय बल, अभिकेंद्रीय बल के नाम से इसको हम लोग जानेंगे। ठीक, और जो दूसरा फोर्स है इसको हम लोग कहेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको हम लोग F2 से रिप्रेजेंट करेंगे फार्मूले में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यानी कि अपकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय का मतलब केंद्र से बाहर जाने वाला, अभिकेंद्रीय का मतलब केंद्र के तरफ आने वाले बल। ठीक है, तो इन दोनों फोर्स को हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सभी ने पढ़ा है, क्लास 12 में पहला चैप्टर है फिजिक्स का इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें पढ़ाया जाता है कि कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं, अगर उनके बीच की चार्ज अपोजिट हो चाहे सेम हो, और उसके बीच की दूरी, इस पर चार्ज हो Q1, इस पर चार्ज हो Q2, और इसके बीच की डिस्टेंस R हो, तो इसके बीच जो लगने वाली फोर्स होती है वह क्या होती है, F=1/4πε0 Q1 Q2/r², जहां पर R क्या है, डिस्टेंस है, Q1 Q2 क्रमशः इन दोनों पॉइंट पर प्रेजेंट चार्ज है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी तो वही कंडीशन है, यहाँ पर ये क्या है, प्लस चार्ज है, तो चार्ज को हम यहाँ पर E से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका एटॉमिक नंबर Z है तो यहाँ पर Z से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। और इसके पास कौन सा चार्ज है, इसके पास है हमारा माइनस चार्ज है, और जब माइनस चार्ज है तो आखिरकार ये भी चार्ज है तो इसको भी हम E से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर साइन से हमें कोई लेना देना नहीं है। तब इसके लिए हमारा जो अट्रैक्शन फोर्स या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स या फिर जो अभिकेंद्रीय बल है वह क्या हो जाएगा, F1=1/4πε0
जेड ई इंटू ई अपान में आर स्क्वायर, या फिर F1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, ये जो है कि वैल्यू हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम कर देंगे। ठीक, पहला इक्वेशन हमारा बन गया। ये इक्वेशन जो है क्या है, एम के एस यूनिट में है। ठीक, कुछ देर के लिए, ज्यादा देर के लिए नहीं, बस कुछ समय के लिए इसको हम लोग क्या करते हैं, सीजीएस यूनिट में बदल देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। इसको हम लोग अभी किस में हो गया, सीजीएस यूनिट में हो गया। ठीक, इस प्रकार से। अब देखिए यहां पर दूसरा हमारा फार्मूला होगा F2। F2 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 क्या है, F2 यहाँ पर हमारा सेंट्रीफ्यूगल यानी कि अपकेंद्रीय बल है, ये वाला। और आप हमें बताइए कि इसका अपकेंद्रीय बल का फार्मूला क्लास 11 के फिजिक्स में हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अपकेंद्रीय बल का फार्मूला होता है एम भी स्क्वायर अपान आर, यानी कि यह सेंटर से कितना दूरी पर है और इसके बाद इसकी रेडियस क्या है और इसके बाद इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी मास क्या है, इन सभी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, F इक्वल टू एम भी स्क्वायर अपान आर, इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करेंगे। क्यों कंपेयर करेंगे, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जो इसका अभिकेंद्रीय बल F1 है वह अपकेंद्रीय बल F2 के बराबर है, यानी कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स F1 है वह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स F2 के बराबर है। तो देखेंगे आप यहाँ पर जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वह राइट हैंड साइड के तब बराबर हो जाएगा। जब लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। तो जेड ई स्क्वायर अपान आर स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम भी स्क्वायर अपान आर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर हम एक आर को एक आर से कैंसिल कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, अब हमें बताइए, हमने अभी अभी बोर के पास्टुलेट में एंगुलर मोमेंटम के लिए क्या पढ़ा, एम भी आर इक्वल टू कितना होता है, एन एच अपान 2 पाई। इस चीज को अभी हमने क्या किया, पढ़ा। इसको हम कर देंगे इक्वेशन नंबर 3, इसको कर देंगे हम इक्वेशन नंबर 4। यहाँ लिख देंगे फ्रॉम बोर पास्टुलेट्स। ठीक, तब अब आप हमें बताइए, इसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं क्या, भी बराबर क्या कर सकते हैं, एन एच अपान 2 पाई एम आर, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग स्क्वायर कर दे तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगा। तो भी स्क्वायर इक्वल टू हम लोग कर सकते हैं एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर। ठीक, इतना हम लोग इसको लिख सकते हैं बहुत ही आसानी से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन जब दिक्कत नहीं होगा तो हमारा एक फायदा बन जाएगा। हम कोई भी काम करते हैं तो फालतू काम हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं। हम लोग जो भी काम करते हैं कायदे का काम, फायदे का काम करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या मिल गया, भी स्क्वायर मिल गया। यहाँ पर क्या है, हमारे पास भी स्क्वायर है। तो इस भी स्क्वायर का वैल्यू को यहाँ पर हम सब्सटीट्यूट कर देंगे। तब आगे हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 5। तब आगे क्या हो जाएगा, जेड ई स्क्वायर अपान आर इक्वल टू एम, और फिर एम ये तो इसका टर्म है और इस भी वाले वैल्यू को हम दूसरे कलर से लिखते हैं, रेड कलर से। ठीक है, एम और फिर भी का वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर और आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगा। इस आर को एक आर से कैंसिल कर देंगे, ये कैंसिल। इस एम को इसके स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे। तब हमारे पास क्या बचा, तब हमारे पास बचा यहाँ पर जेड ई स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर
एम आर, ये हो जाएगा। ठीक, अब थोड़ा सा इसको हम लोग अच्छे से लिख देते हैं रेडियस के टर्म में। ठीक है, एडजस्ट, इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर देते हैं, तो आर बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान में 4 पाई स्क्वायर एम और फिर जेड ई स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर आर को हमने न्यूमरेटर में भेज दिया और जेड ई स्क्वायर को हमने डिनोमिनेटर में भेज दिया। ये हो गया हमारा क्या, फार्मूला रेडियस निकालने का, इक्वेशन नंबर 6। ये हमारा सीजीएस यूनिट में हो गया फार्मूला। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब एम के एस यूनिट में चेंज कर लेंगे। जब एम के एस यूनिट में चेंज करेंगे तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर क्या किया है, F1 और F2 को कंपेयर किया है। तो F1 वाले में 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जीरो है, 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट जीरो न्यूमरेटर में है, और इस इक्वेशन को हमने टोटल अपोजिट लिख दिया है, यानी कि अपोजिट करके लिखा है। तब यहाँ पर अगले स्टेप में जब हम लोग लिखेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहाँ चला जाएगा, न्यूमरेटर में चला जाएगा ना। तब R इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फिर एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपान 4 पाई स्क्वायर एम जेड ई स्क्वायर, ये चीज आपका आ जाएगा। ठीक, इक्वेशन नंबर 7 एम के एस यूनिट में। ठीक है, ये हो गया फार्मूला। अब देखिए इतना बड़ा फार्मूला लेकर के हम कब तक खेलेंगे, कब तक झेलेंगे इसको, इसलिए इस फार्मूले को हम क्या कर लेंगे, छोटा कर लेंगे। क्योंकि इसलिए छोटा करेंगे क्योंकि देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की एक कांस्टेंट वैल्यू मिल जाएगी, एच स्क्वायर प्लैंक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू मिल जाएगी, ई स्क्वायर चार्ज है, इसकी भी एक कांस्टेंट वैल्यू है, एम भी कांस्टेंट है, जेड एटॉमिक नंबर है जो कि कांस्टेंट नहीं है, एन स्क्वायर भी नंबर ऑफ सेल है जो कि कांस्टेंट नहीं है, और 4 पाई स्क्वायर ये भी क्या है, कांस्टेंट है। तो बस ये दोनों को छोड़ करके, एन स्क्वायर और जेड को छोड़ करके सभी कांस्टेंट है, तो इन सभी कांस्टेंट का वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे पुटिंग ऑल कांस्टेंट वैल्यू, हम सभी कांस्टेंट के वैल्यू को हम रखेंगे। तब आर बराबर क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू होता है आपका एक्चुअल जो वैल्यू होता है वो होता है, सबसे पहले हम लाइन खींचते हैं बड़ा सा और इसके हम लोग वैल्यू को लिखते हैं। ठीक है, जो इसका वैल्यू होता है एक्चुअल में वो होता है आपका 1.11264, 1.11264 इंटू 10⁻⁻10 और फिर कूलाम स्क्वायर न्यूटन इनवर्स और फिर मीटर पर पावर -2, ये इसका वैल्यू होता है। इसके बाद एच स्क्वायर का सबसे पहले वैल्यू रखते हैं 6.626 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, इंटू में एन स्क्वायर और यहाँ पर 4 इंटू में 3.14 का होल स्क्वायर, इंटू में एम का वैल्यू हो जाएगा 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, इंटू में जेड को अभी लास्ट में लिखेंगे, सबसे पहले हम सभी का वैल्यू लिख देते हैं 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम का स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक चार्ज का वैल्यू हो गया, और लास्ट में हम यहाँ पर जेड को टिका दे रहे हैं। हम देखेंगे तो सिर्फ ये दोनों का जो है कि क्या है, वेरी करते हैं, ये दोनों का वैल्यू वेरी करेगा, बाकी सभी क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम जब फाइनली सॉल्व करेंगे तो जो हमारा रेडियस आएगा वो आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। इसके बाद यहाँ पर एन स्क्वायर अपान जेड। ठीक, ये चीज आ जाता है, या फिर इसको लास्ट में लिख दे, कोई दिक्कत उससे नहीं है, आगे लिखे चाहे पीछे लिखे उससे कोई दिक्कत नहीं है। या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू 0.529 इंटू में एन स्क्वायर अपान जेड एंगस्ट्रा। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू निकाला जाता है। इफ या फिर फार
हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम के लिए क्या होगा, जेड का वैल्यू हो जाएगा 1, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 होता है। और हाइड्रोजन में एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन सिर्फ फर्स्ट सेल में है। जब फर्स्ट सेल में है तो एन का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। जब एन का वैल्यू 1 तो एन स्क्वायर का वैल्यू भी 1 हो जाएगा। तब उस केस में हाइड्रोजन का रेडियस क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर 9 रहेगा, 0.529 इंटू में 1 का स्क्वायर अपान 1 एंगस्ट्राम, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0.529 एंगस्ट्राम आ जाएगा आपका वैल्यू। ठीक है। बोर रेडियस या फिर कोई भी बोर का जो फार्मूला है वह हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए अप्लाई होते हैं, यानी कि वह एटम जिसके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन हो, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, हीलियम पर प्लस चार्ज हो गया, लिथियम पर 2 प्लस चार्ज हो गया और बेरिलियम पर 3 प्लस चार्ज हो गया। इन्हीं सब जैसे एटम के लिए अप्लाई होते हैं। ठीक है। तो ये था आपका बोर रेडियस कैसे निकाला जाता है। आज के क्लास में हमने बहुत ही अच्छे ढंग से सीख लिया है। आप सभी लोग एक बार रिपीट कर सकते हैं कि सबसे पहले हमने फर्स्ट पोस्टुलेट बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है कि क्या करते हैं, एक फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, जिसको कि हम ऑर्बिट या फिर सेल कहते हैं। इसके बाद एनर्जी लेवल के बारे में बताया कि KLMN से एनर्जी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एनर्जी लेवल न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर बढ़ते जाएंगे उसकी एनर्जी जो है क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। न्यूक्लियस के जैसे जैसे करीब आएंगे एनर्जी घटेगी। एनर्जी का एक्सचेंज नहीं होता है, यानी कि एक इलेक्ट्रॉन अपने आप किसी एक दूसरे ऑर्बिट में अपने आप नहीं आते जाते हैं। इसके लिए हमें बाहर से बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। एक दूसरे में ना आना जाना ही क्या कहलाता है, स्टेशनरी स्टेट कहलाता है। ठीक। अगर हम लोग बाहर से एनर्जी दे तो यह क्या करते हैं, एक सेल से दूसरे सेल में जा सकते हैं। अगर हम एनर्जी दे रहे हैं तो क्या होता है, एनर्जी जब दे रहे हैं तो अंदर वाले सेल से क्या होते हैं, बाहर आते हैं। और जब ये एनर्जी निकाल रहा है तो अंदर बाहर वाले सेल से अंदर जाता है। ई का वैल्यू इस केस में E = h न्यू, जो कि प्लैंक नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इस वैल्यू के बारे में बताया था, जो कि फोटॉन के लिए अप्लाई होता है। इसके बारे में कभी और चर्चा कर लेंगे। यह हो जाएगा E = hc/λ। c स्पीड ऑफ लाइट 3 होता है, जिसका वैल्यू होता है 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेमडा वेवलेंथ है और प्लैंक कांस्टेंट 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड या h का वैल्यू है। ठीक। फिफ्थ पोस्टुलेट है MVR = NH/2π, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जिस सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रही है उसका एक एंगुलर मोमेंटम होता होगा और उसका एंगुलर मोमेंटम NH/2π का होगा, यानी कि जिसके लिए NH/2π का फार्मूला सेटिस्फाई होगा सिर्फ उसी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्र लगाएंगे, ऐसे किसी और ऑर्बिट में चक्र नहीं लगा सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद हमने बोर रेडियस निकालने के लिए पहले एक कंसेप्ट को सीखा, दोनों पर नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इस पर अट्रैक्शन फोर्स लगेंगे और इस अट्रैक्शन फोर्स के चलते इस पर जो है क्या हो जाएगा, जो चार्ज का जो फोर्स का वैल्यू होगा वो हो जाएगा F1 = 1/4πε0, मतलब कि ε0 ZE²/r² हो जाएगा। और इसके जो अपोजिट फोर्स होगा, जो इसके अट्रैक्शन को अपोज करेगा, वह होगा आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या फिर अपकेंद्रीय बल, इसको हम लोग कहेंगे। ठीक है। ये फोर्स क्या करेगा, ये फोर्स जो है कि इसको बाहर की तरफ खींचेगा और अट्रैक्शन फोर्स इसको अंदर की तरफ खींचेगा। तब ये ना तो अंदर जा पाता है ना तो बाहर जा पाता है, बस जहाँ है वहीं पर ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने लगता है। ठीक है। जिसके चलते कि सारी दुनिया का खेल हो रहा है बस इस एटम के चलते। ठीक है। इस तरह से होता है। अब तो यहाँ अपोजिट फोर्स का जो वैल्यू होता है वह फोर्स का वैल्यू होता है F2 = mv²/r और F1 होता है 1/4πε0 ZE²/r² होता है। अब दोनों फोर्स अपोजिट है लेकिन इक्वल है, तो F1 = F2 हो जाएगा। तब इस केस में ZE²/r² = mv²/r हो जाएगा। ठीक। ये दोनों जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर है तो राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक बराबर हो जाएंगे। एक आर से दूसरा आर कैंसिल हो जाएगा। अब बोर के फिफ्थ पोस्टुलेट का अप्लाई करेंगे, MVR = NH/2π लिखेंगे तो V बराबर हो जाएगा NH/2πmr हो जाएगा। तब इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, V² = n²h²/4π² m²r² हो जाएगा। ठीक। इस V² का वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 3 में इस इक्वेशन में हम लोग रख देंगे। जैसे इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को रखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा ZE²/r mn²h² 4π² m²r²। तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, m एक m दूसरे m से कैंसिल हो जाएगा।
तो जेड स्क्वायर अपान ये सब वैल्यू आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा ये आ जाएगा, सीजीएस यूनिट में आया, इसको हम लोगों ने एमकेएस यूनिट में बदल देंगे। इसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे, आर के वैल्यू को, आर में मतलब रेडियस में जितने सभी कांस्टेंट है, सभी कांस्टेंट का यहाँ पर वैल्यू को हम लोग निकाल लेंगे और उन सभी के वैल्यू को रखने के बाद इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। और एन स्क्वायर अपन जेड जो है कि वेरिएबल नहीं है, मतलब वेरिएबल है, और जब ये वेरिएबल है तो इसके वैल्यू को हमेशा चेंज होता रहेगा, इसलिए इसको हम अलग से लिखेंगे। हाइड्रोजन के लिए एन और जेड का वैल्यू 1 होता है, तो उस केस में इसका हाइड्रोजन का जो एटॉमिक रेडियस होता है वह होता है 0.529 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। ये इसका क्या होता है, हाइड्रोजन का रेडियस होता है। आज के क्लास में हमने आज एक बहुत ही अच्छे खासे टॉपिक के बारे में जाना। कल के वीडियो में कुछ और हम लोग जानेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। तब तक के लिए आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।